हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good morning to all of you. We are discussing about the constitutional development of India. हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास पे बातचीत कर रहे हैं। और आज जो हम लोगों का यह जो हम लोग टॉपिक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हो, यह है चार्टर 1833। तो हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में आज की क्लास में विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को 2 मिनट के अंदर रिमाइंड करा दूं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कंपनी विच केम टू इंडिया टू ट्रेड एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की तरफ से आई हुई एक व्यापारी कंपनी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार कर अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कंपनी के लोगों ने यह जान लिया कि बाई सिंसियर एफर्ट दे कुड गेट द एम्पायर ऑफ इंडिया। वे यदि तत्परता के साथ में कार्य करें तो उन्हें भारत का साम्राज्य प्राप्त हो सकता है, और इस दिशा में उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। तो राजनीतिक क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग को, तो पहला उनका युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। हालांकि इसको युद्ध कहना इतिहासकार कहते हैं कि यह एक शर्मनाक बात होगी, बिकॉज इट वॉज नॉट ए वॉर, इट वॉज ओनली अ वॉर ऑफ ट्रेचरी। यह कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, यह छल का युद्ध था। लेकिन जब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, तो कंपनी के लोगों ने भारत की 3 समृद्ध शक्तियों को हरा दिया, और इस प्रकार से कंपनी ने अपने आप को यह प्रूफ कर दिया था कि आगे भारत का जो भविष्य है वो कंपनी के लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। फिर इसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में एक संधि होती है, जिस संधि के माध्यम से कंपनी को भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र जिसका नाम था बंगाल का राज्य, उसे अधिकार मिल गया कि वह वहाँ का राजस्व या रेवेन्यू की वसूली कर पाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि डेलिबरेटली कंपनी हैड ओनली गॉट द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी ने प्रशासन को जानबूझ के अपने हाथों में नहीं लिया, क्योंकि वह दायित्व से बचना चाहती थी। उसका सिर्फ मकसद था पैसा कमाना। लेकिन जब पैरेलल 2 सरकारें चलने लग गई बंगाल में, और इस कारण से बंगाल में बहुत ज़्यादा दुर्भिक्ष आने लग गई, बंगाल की जनता बहुत अधिक मारी जाने लगी, तो ब्रिटेन की संसद ने इसको संज्ञान में लिया, और उसने क्या किया, उसने कंपनी को भारत में किस प्रकार से शासन चलाना है इसके नियम बना के दिए। जो पहला नियम आया वह आया 1773 में, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको एक संशोधन किया गया, जिसको हम सेटलमेंट एक्ट कहते हैं 1781, और उसके बाद 1784 का एक फिर नया नियम बना, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और 1793 में चार्टर एक्ट आया। फिर इसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, और इसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई 1833 ब्रिटेन हैज विटनेस्ड सो मैनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे समाज की बात हो, ब्रिटेन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए 1833 के आते आते। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक राजनीति की बात है, तो यहाँ पर एक नई पार्टी कहना थोड़ा गलत होगा, कि जो पार्टी अभी तक थी, मतलब विक्स या जिसको कहते हैं लिबरल पार्टी, उस लिबरल पार्टी ने सत्ता संभाली थी। और जब उस पार्टी ने सत्ता संभाली, तो उसके एजेंडा में हमेशा एक ही बात रहती थी, चेंज एंड चेंज एक्सेप्ट इन ट्रेड। व्यापार को छोड़ करके वे बाकी क्षेत्रों में परिवर्तन की हमेशा वो जो है परिवर्तन की बात करते थे। तो 1833 का अधिनियम आया,
तो इसमें नाजायज़ सी बात है कि जो परिवर्तन थे वह प्रतिबिंबित होना ही था। तो इस प्रकार से 1833 के अधिनियम में परिवर्तन की बात की गई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यह जो सामाजिक क्षेत्र था, यहाँ पर दो आंदोलन बड़ा लोग पॉपुलर हो रहा था यूरोप में। एक आंदोलन था मानवतावाद और दूसरा था उपयोगितावादी आंदोलन। मानवतावाद आंदोलन का यह कहना था कि जो ग्रंथों में लिखी गई बातें हैं वह बातें सत्य नहीं है। दीज आर नॉट any command given by the God itself. These were the experiences of our ancestors. ये हमारे ईश्वर वाक्य नहीं है वेदों में, आपके ग्रंथों में लिखी गई बातें, धार्मिक ग्रंथों की जो बातें वो हमारे पूर्वजों के अनुभवों पर आधारित है। जो हमें नियम बनाना चाहिए, दिस शुड बी लॉजिकल एंड रेशनल, यह होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, यह प्रगतिशील होना चाहिए। और मानव है, इंसान है, इसलिए इंसान के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इंसान को लक्ष्य बना करके नियम कानून बनाए जाने चाहिए। तो इस आंदोलन को मानवतावादी आंदोलन कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे तो पुनर्जागरण के काल से 13वीं शताब्दी से यूरोप में मानवतावाद की बात पेट्रार्क जैसे लोगों ने करना शुरू कर दिया था, लेकिन हेनरी डुनांट जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसको बहुत अधिक इसको एक आंदोलन के रूप में चलाया, तो हेनरी डुनांट के पहले भी बहुत सारे लोग थे। तो इस प्रकार से एक मानवतावाद की लहर चल रही थी आपके यूरोप में। दूसरी बात है कि उपयोगितावाद जिसको चलाने का श्रेय दिया है आपको जर्मी बेंथम को। वो कहता था नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, गुड एंड बैड शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। और उस कहता था कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरे की पहचान जो है वो काम के आधार पर होती है। और काम क्या है कि इफ योर वर्क maximize the interest of maximum people, then your good work is good. यदि आपके काम से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है तो आपका काम अच्छा है, और यदि आपके काम से अधिकतम लोगों को दुख की प्राप्ति हो रही है तो यह काम आपका अच्छा नहीं है। और इस प्रकार से यह कहा गया कि राजा को वही करना चाहिए जो मैक्सिमम जनता, जो उसकी जो है अधिकतम प्रजा जो है चाहती है। और उस तरीके से एक मानवतावाद उपयोगितावाद जो वहाँ पे आंदोलन चला, उस आंदोलन का प्रतिबिंबन आपको होना ही था 1833 के चार्टर अधिनियम में। जहाँ तक भारत की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने अपने आप को अब पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। मराठों को उन्होंने पूरी तरीके से कुचल दिया था। उन्होंने राजपूत घरानों को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्होंने पूरी तरीके से जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे सभी को या तो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में कर लिया था। तो कुल मिला जुला करके मैं कहना यह चाहता हूँ कि अब ब्रिटेन जो है वो लगभग भारत के 50% हिस्से पर प्रत्यक्ष रूप से काबिज हो चुका था और आधे हिस्से पर उसका प्रत्यक्ष रूप से कब्जा हो गया था। इस तरीके से कुल मिला जुला कर अब यह कहा गया कि ब्रिटेन का जो कंपनी का जो प्रमुख हाथ व्यक्ति है वह बंगाल का नहीं बल्कि भारत का प्रमुख व्यक्ति है। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्टर 1833 में क्या क्या किए गए चेंज या क्या क्या किए गए परिवर्तन। आइए देखते हैं उसके प्रावधान या प्रोविजंस। तो यह आपका आ गया चार्टर 1833, चार्टर अधिनियम 1833। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस अधिनियम को हम लोग सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि चार्टर एक्ट 1833 को हम लोग सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा टापू या द्वीप है। उस टापू की खोज ऐसे तो 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली बार की थी। वह एक निर्जन टापू था, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गए और उस टापू को उन्होंने क्या किया, उस टापू को उन्होंने आबादी वाला बना दिया। धीरे धीरे लोगों को, जानवरों को वहाँ पर बसाया, लोगों को बसाए, पेड़ पौधे लगाए और धीरे धीरे वह टापू जो है वह आबाद हो गया।
और उस टापू पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। लेकिन 1833 में ब्रिटेन की सरकार ने नियम बना करके 1833 के चार्टर अधिनियम में ही यह प्रावधान कर दिया कि कंपनी का जो सेंट हेलेना द्वीप है अब वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा सीधे सीधे प्रशासित की जाएगी। अब कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा कि कंपनी उस पर शासन चलाए। इस प्रकार से चूंकि चार्टर 1833 के कुछ भाग का संबंध सेंट हेलेना द्वीप से भी था, यही कारण है कि हम लोग चार्टर 1833 को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला देख लिया कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि किस अधिनियम को हम लोग सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर हो गया चार्टर अधिनियम 1833। तो इसमें जो भारत के संबंध में जो इसमें पहला प्रोविजन प्रावधान किया गया वो यह था कि जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कहलाता था बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का महाराज्यपाल, उस बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी को बदल दिया गया, उसका टाइटल्स की उपाधि बदली गई। वह हो गया भारत का गवर्नर जनरल, वह हो गया भारत का गवर्नर जनरल। तो आपका यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया कि बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा कि चार्टर 1833, चार्टर 1833। तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया भारत का गवर्नर जनरल। और चूंकि 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बताऊं कि यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, यहाँ पर सिर्फ पदवी नहीं बदली, उसके अधिकार में भी परिवर्तन किया गया, उसके अधिकार में भी परिवर्तन किया गया। तो क्या परिवर्तन किया गया? पहला परिवर्तन तो यह किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर नियम कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हो गए। अब कहा गया कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर के लिए कानून बनाने का काम जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही निकाय करेगी, वह है भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के लोग। बंगाल और मद्रास के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया और इस प्रकार से विधि बनाने का सिर्फ एक केंद्र हो गया। और इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन, इसको कहते हैं केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जो विधि निर्माण है, जो लॉ मेकिंग है, तो विधि निर्माण के क्षेत्र में क्या लाया गया? तो यहाँ पर ले आया गया सेंट्रलाइजेशन। विधि निर्माण के क्षेत्र में आ गया सेंट्रलाइजेशन अर्थात केंद्रीकरण। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू इनेक्ट लॉ फॉर द होल ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारिणी परिषद के साथ संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति मिल गई। एंड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ इनेक्टिंग लॉ। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधि बनाने की जो शक्ति थी उस शक्ति से उनको वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उस कानून को कहते थे रूल्स, उसको कहते थे रूल्स और रेगुलेशंस। जैसे कि कार्यपालिका के लोग जो कानून बनाते हैं उसको नियम विनियमन कहा जाता है और जो संसद द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग अधिनियम कहते हैं, उसको एक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चेंज किया गया कि जो रूल्स कहलाता था अब बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा, उसको कहा जाएगा एक्ट। एक बहुत बड़ी बात है कि जो नियम था यह कहा गया कि नियम को अब अधिनियम कहा जाएगा, नियम को अब अधिनियम कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया कि वो भारत के लिए संपूर्ण कानून बना सकेंगे और ये कानून अब संसद की तरह ही काम करेगा। मतलब यह कहलाएगा अधिनियम, यह कहलाएगा अधिनियम। नेक्स्ट
कंपनी से कहा गया कि यू आर नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन टू ट्रेड। कंपनी से कहा गया कि देखो भाई, प्यार और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकता। या तो आप भारत का शासन चला लो या व्यापार कर लो, और अगर आप भारत का शासन चलाना चाहते हो तो यू हैव टू क्लोज योर कॉमर्शियल एक्टिविटीज एज सुन एज पॉसिबल। कंपनी से कहा गया कि आप अपने व्यापारिक गतिविधियों को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दें। एंड यू वी आर एंजॉइंग मोनोपोली ऑफ trade of tea and trade with China. Now your monopoly is going to be कंप्लीटली एबोलिस्ट। और कंपनी से कहा गया कि आपको मिलने वाला जो व्यापारिक एकाधिकार था चीन का व्यापार और चाय के व्यापार पर, वो अभी समाप्त किया जाता है। आपको मैं याद करा दूं कि जैसा आपने पढ़ चुके हो आप कि 1813 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कंपनी को चीन के साथ किए जाने वाले व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार था। यहाँ कहा गया कि आपका एकाधिकार सभी प्रकार से समाप्त किया जाता है। कहने मतलब है कि चाय और चीन के व्यापार पर भी उसका जो एकाधिकार था, उस एकाधिकार को यहाँ पर समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो ये तो आया आपको जो कंपनी के लिए कुछ दिशा निर्देश थे। आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए कंपनी, चूंकि मैंने कहा उदारवाद उपयुक्तावाद की हवा बह रही थी, और उस हवा बही, जाहिर सी बात है कि वो सारी बातें यहाँ पर निश्चित रूप से परिलक्षित होती। तो आप आइए देखते हैं हम लोग कि क्या परिलक्षित हुआ। अब ब्रिटेन के लोगों ने कहा कानून जो बनना चाहिए, द लॉ शुड बी रेशनल एंड प्रोग्रेसिव। कानून जो है वह तार्किक होना चाहिए, कानून प्रगतिशील होना चाहिए, और उसके लिए एक एक्सपर्ट जरूरत पड़ेगी कार्यकारिणी परिषद में। तो यह कहा गया कि अब जब कार्यकारिणी परिषद क्या करे, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारिणी परिषद है जिसमें 30 सदस्य होते थे, तो जब कार्यकारिणी परिषद क्या करे, वह विधि बनाने लगे, तो कार्यकारिणी परिषद में एक और व्यक्ति जोड़ा जाएगा, वह कहलाएगा लॉ मेंबर, वह कहलाएगा विधि सदस्य। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या अभी भी 3 ही थी, लेकिन कहा गया कि जब ये लोग कानून बनाने लगेंगे, जब ये लॉ इनेक्टमेंट करेंगे, तो जब इनके द्वारा इनेक्टमेंट ऑफ लॉ होगा, जब इनके द्वारा विधि निर्माण होगी, तो विधि निर्माण के समय एक और व्यक्ति को जोड़ लेंगे, जो व्यक्ति कानून का ज्ञाता होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले विधि सदस्य बनाए गए, तो उनको यहाँ पर विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉ मेंबर था वह कार्यकारिणी परिषद के साथ में निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं था, उसको निर्णय लेने में उसको सहभागी नहीं बना जाता था। लेकिन जब यही कार्यकारिणी परिषद के लोग बैठ करके संसद की तरह कानून बनाते थे, तो विधि सदस्य को वहाँ पर बोलने का, वहाँ पर कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार था, यहाँ तक कि उस मामले में उसको वोट देने का अधिकार भी दिया गया। आप कह सकते हो कि जैसे भारत में मंत्री परिषद है, वह दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए निर्णय लेती है, लेकिन जब वही भारत के मंत्री परिषद के मंत्री संसद में बैठते हैं, तो उनके साथ कुछ और लोग जुड़ जाते हैं, तो वहां पे जो कुछ और लोग जुड़ते हैं, तो उनको विधि वाले क्षेत्र में मामले में तो अधिकार होता है कि वे वहां पर क्या करें, वे वोट देते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के कार्यों में उन्हें वहां पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार से विधि सदस्य को कहा गया कि आप जब कानून बनाएगी कार्यकारिणी परिषद, तो उसमें आप क्या करोगे, आप उसमें शिरकत करोगे। नेक्स्ट, कंपनी से कहा गया कि जब आप कर्मचारियों की नियुक्ति करें, तो कर्मचारियों की नियुक्ति में जाति, धर्म, मूल वंश या फिर रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। द कंपनी डायरेक्टर्स वेयर डायरेक्टेड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कलर व्हेन अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स फॉर द कंपनी। जब कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, तो जाति, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं कि चार्टर 1833 का एक्ट नंबर 87 था, या एक्ट 87 था। इस 87 में यह कहा गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste, religion, race and color.
नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव नहीं। तो पहला क्या कहा गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। कब? कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में किस आधार पर नहीं किया जाएगा? तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, इस आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि क्या कंपनी को यह जो नियम बना के मिला तो कंपनी ने इस नियम का पालन किस प्रकार से किया? मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी को इसका पालन करने में अगले 21 साल लग गए। 1854 में जब लॉर्ड मेकाले की समिति बनाई गई तो उस समिति के रिकमेंडेशंस के आधार पर वहां पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। वो अभी लंदन में किया गया। लेकिन 1854 से भारतीयों को अंग्रेजों के साथ बैठ करके परीक्षा देने की अनुमति मिल गई कि वे खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अब अपना स्थान जो है वो अपने योग्यता के आधार पर प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कहा गया कि नियम कानून जो है उस नियम कानून की संहिताएं तैयार की जाए। तो इसके लिए क्या किया गया? 1834 में जो इसका एक्ट नंबर 53 था, एक्ट 53 के द्वारा यहाँ पे 1834 में एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था लॉ कमेटी। यह विधि आपकी समिति बनाई गई। 1833 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक विधि संहिता समिति बनाई जाएगी जो क्या करेगी? कानून का संग्रहण करेगी और उस कानून के आधार पर क्या किया जाएगा? लोगों को दंड दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि भारत में हिंदुओं को हिंदू विधि शास्त्रों के हिसाब से, मुस्लिमों को शरीयत के हिसाब से दंड दिए जाते थे। कहा कि नहीं, अब यह जो दंड होना चाहिए इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो कहा गया कि अपराध के लिए, दंड के लिए संहिताएं तैयार की जाए और लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में पहली विधि आपकी विधि समिति बनाई गई। बाद में एक विधि समिति 1854 में भी बनाई गई। और मैं बताना चाहता हूं कि इसी विधि समितियों के सिफारिशों के आधार पर फिर बना इंडियन पिनल कोड और आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यह जो सीआरपीसी और जो आपके आईपीसी के निर्माण किए गए, यह इसी समिति से के माध्यम से शुरुआत की गई थी। तो 1833 के अधिनियम में कहा गया कि विधियों के संहिताबद्धकरण के लिए, उसका कोडिफिकेशन के लिए एक समिति का गठन किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें जो अगला प्रावधान किया गया, जो इसमें अगला प्रोविजन किया गया, वो अगला प्रोविजन यह था कि जो दास्ता है यह एक प्रकार से बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए, मानवता के लिए। Nobody should be made slave, किसी को भी दास नहीं बनाया जाना चाहिए। देखो, नौकर और दास के बीच पहले आप अंतर समझो। सर्वेंट का मतलब क्या होता है कि यू आर ओनली पेइंग फॉर द वर्क ऑफ दैट इंडिविजुअल। आप उस व्यक्ति के सिर्फ काम के लिए दाम दे रहे हो। उस व्यक्ति का शरीर आपका गुलाम नहीं है, उस व्यक्ति का शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं है, उसके व्यक्तिगत जीवन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वो जो काम के घंटे आपको दे रहा है सिर्फ उसी का वही आपका है और उसके बाद आप पारिश्रमिक देते हो। बट व्हेन यू मेक एनी बॉडी स्लेव, लेकिन जब आप किसी को दास बनाते हो तो इसका मतलब सीधा यह हो जाता है कि दैट इंडिविजुअल एंटिटी, दैट इंडिविजुअल पर्सन इज कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू यू। वह व्यक्ति जो है पूरी तरीके से आपके अधीन है और उसका चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, पूरी तरह से आप पर निर्भर है। इसका मतलब सीधा यह है कि वह व्यक्ति जो है कमोडिटी अर्थात एक वस्तु की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, मानव जो है कोई वस्तु नहीं हो सकता, उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। तो इसको सब मिला जुला करके यहाँ 1833 के अधिनियम में यह कहा गया कि कंपनी अब दास प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसने दुनिया में सबसे पहली बार दास प्रथा को रोकने के कानून बनाए। और जाहिर सी बात है कि वह चाहती थी कि भारत में भी ऐसा ही कानून बन जाए। तो कंपनी से कहा गया कि आप अपनी सुविधा को दे करके जल्द से जल्द दास प्रथा को रोकने के लिए कानून बना दे। और 1843 में अधिनियम 5 बना करके, अधिनियम 1843 में अधिनियम 5 के माध्यम से क्या किया गया? भारत में स्लेवरी या दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो लोग आते थे या जो ब्रिटेन के लोग आते थे तो उनको यहाँ पर भारत में बसने की अनुमति 1813 के माध्यम से मिली जरूर थी, लेकिन यह था कि उन्हें उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन 1833 का अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया कि अब ब्रिटेन के जो लोग हैं वह बिना किसी लाइसेंस के भारत में कहीं बस सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उस प्रकार से उन्हें खरीदने बेचने की पूरी तरह से छूट मिल गई।
और यह कहा गया कि यह जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, हम 20 साल के लिए बना कर दे रहे हैं। 20 साल के बाद कंपनी की चार्टर्ड रिन्यूअल फिर से किया जाएगा। तो 20 साल आगे 1853 में, 1853 में जब आया, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें बहुत छोटे से परिवर्तन थे, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पर आपको मैं बता देता हूँ। 4-5 मिनट लगेगा, इसको हम लोग आगे की बात करेंगे। तो यह दो देखिए इसके बाद आ गया आपका चार्टर एक्ट 1853। अब देखो इस अधिनियम में सबसे बड़ा चेंज क्या था, यह कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, जब यह अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ में, जब यह अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ कोई नियम कानून बनाएगी, तो यह क्या करेगी, यह कुछ अतिरिक्त लोगों को जोड़ेगी, कुछ अतिरिक्त लोगों को जोड़ लेगी, कुछ अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ेगी, और ये जो अतिरिक्त सदस्य हो जाएंगे, इन सब को मिला करके जो बॉडी बनेगी, यही बनाएगी कानून, यही बनाएगी कानून। और इस बॉडी को कहा जाएगा विधायिका परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मैं बताना चाहता हूँ 1813 का अधिनियम, 53 का अधिनियम के माध्यम से एक विधायिका परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया। अब सवाल यह है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यहाँ कहा गया कि 6 सदस्यों की संख्या होगी, और ये सभी लोग सरकार के लोग ही होंगे। इनको अपॉइंटमेंट जो है वह भारत के गवर्नर जनरल के माध्यम से किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप यह देख रहे हो एक विधायिका जैसी बॉडी जो है, एक संसद, छोटे मोटे आप कह सकते हो, छोटे मोटे संसद की तरह जो है यहाँ पर एक बॉडी का क्रिएशन किया गया। दूसरी बात है कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे उनकी संख्या थी जो 24, यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर की संख्या घटा करके 18 कर दिया गया, और उसमें कहा गया कि 6 को अपॉइंटमेंट जो है अब ब्रिटेन के राजा के द्वारा या रानी के द्वारा, जो ताज होगा उसके द्वारा किया जाएगा। और कंपनी से कहा गया कि आपको जो सुविधाएं मिल रही है, यह जो सुविधा है, यह सुविधा सिर्फ आपके लिए कुछ दिनों के लिए है। कंपनी से कह दिया गया कि आपके शासन को भारत में किसी भी समय पूर्व की सूचना देकर के समाप्त किया जा सकता है। आपने देखा 1793 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, 1813 में फिर 20 साल बढ़ाया गया, 13 में फिर 20 साल बढ़ाया गया, 33 में फिर 20 साल बढ़ाया गया, लेकिन 53 में पहली बार कह दिया गया कि कंपनी के शासन को भारत में कभी भी समाप्त घोषित किया जा सकता है। सीधी सी बात यह थी कि अब ब्रिटेन की सरकार एक बहाने की तलाश में थी कि बहाना मिल जाए और कंपनी के शासन को भारत में समाप्त घोषित कर दिया जाए। तो हम लोग आगे कड़ी में इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम लोग उसको जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक उसको हम लोग रिकैप करते हैं, और आप लोग ध्यान से सुनो, सारी बातें आपको मैं एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा दूंगा। देखिए हम लोगों ने बातचीत की कि कंपनी के लिए जो 1793 का अधिनियम था, 93 का अधिनियम था, उसको 20 साल के बढ़ाया गया 13 में फिर 20 साल बढ़ा गया 33 में, और जब 33 आया, 33 के आते आते तक ब्रिटेन हो या फिर भारत, बहुत सारे परिवर्तन या चेंजेस आ गए। तो जो चेंज आया उसी चेंज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1833 का अधिनियम बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि देखो चेंज में क्या था। चेंज में यह था कि अगर हम भारत की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वाज नाउ द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के 50% भाग पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष कब्जा हो चुका था, एंड ऑन द रेस्ट पार्ट इट नाउ कंट्रोल इनडायरेक्टली, और जो शेष भाग थे उस पर उसका प्रत्यक्ष रूप से कब्जा हो गया था। कहने मतलब यह था कि एक प्रकार से संपूर्ण भारत पर कंपनी के लोग अब काबिज हो चुके थे, और इसलिए यह कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसकी पदवी रहेगी भारत का गवर्नर जनरल। तो सबसे पहला हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। नंबर 2 कि ही वाज एम्पावर्ड टू एनेक्ट फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसे संपूर्ण भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। Number 3, in the executive council one more member was added but only at the time of enacting law। कहा गया कि जब आप कानून बनाने लगो तो एक अलग सदस्य को जोड़ लो जो विधि सदस्य कहलाएगा, और लॉर्ड मेकाले ऐसा ही विधि सदस्य के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया था। नंबर 4, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे संपूर्ण भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गए, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनसे कानून बनाने का अधिकार जो है छीन लिए गए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विधि के निर्माण के क्षेत्र में यहाँ पर केंद्रीकरण आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने बातचीत की कि मोनोपोली ऑफ द
ट्रेड ऑफ द कंपनी वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया। चीन और चाय के साथ किए जाने वाले व्यापार पर भी उसका जो एकाधिकार था उसको भी समाप्ति की यहाँ पर घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोगों ने बातचीत की कि कंपनी वाज नाउ डायरेक्टेड टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन ट्रेड। कंपनी से कहा गया कि आप व्यापार पर नहीं, आप जो है प्रशासन पर ध्यान दीजिए, और कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दें। साथ ही साथ कंपनी के जो डायरेक्टर निदेशक थे उनको चार्टर 1833 के एक अधिनियम नंबर का नाम है 87, उसमें कहा गया कि आपको जब कर्मचारियों की नियुक्ति करें तो जाति, धर्म या फिर वंश परंपरा या फिर रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर न करें। इसी प्रकार से उसका चार्टर 1833 का अधिनियम नंबर 53 था, उसमें कहा गया कि कानून में जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिमों के कानून जो है वो अलग अलग अपराध के नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से कहा गया कि एक संहिता तैयार की जाए। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक विधि समिति बनाई गई और उसी विधि समिति के सिफारिशों के आधार पर आगे और एक समिति और बनी 1854 में। उन सबको मिलाकर 1860 में आपका जो इंडियन पिनल कोड है और जो CRPC 1861 है इसको जो है इसको यहाँ पर बनाया गया। तो भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो इसी के माध्यम से यहाँ पर बनाई गई। भारतीय आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता जो है इसी के माध्यम से इसकी यहाँ पर बुनियाद यहाँ पर डाली गई थी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ बताना मैं चाहूँगा कि जो यूरोप के लोग हैं उनको कहा गया कि भारत में अब आकर के वो बस सकते हैं, अब उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। भारत में संपत्ति खरीदने बेचने के भी उनको अधिकार मिल गए। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी बात की कि कंपनी से कहा गया कि यू आर ओनली द ट्रस्टी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप ब्रिटेन की सरकार से भारत में जो शासन चला रहे हो, आप एक सिर्फ न्यासी हो, आपको आपका यश नहीं है। और मैंने आपको बताया कि सेंट हेलेना द्वीप को किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार ने खुद लेकर के उसका शासन चलाना शुरू कर दिया था, और यह कहा कि आपको जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है दीज आर ओनली फॉर 20 ईयर्स, ये 20 साल के लिए है। 20 साल के बाद कंपनी के चार्टर का रिन्यूअल फिर से किया जाएगा। तो 1853 आया तो यहाँ पर एक चेंज आया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी परिषद के साथ में 6 लोगों को और जोड़ने की बात की गई, और ये कहा गया कि ये लोग तब जुड़ेंगे जब कार्यकारिणी परिषद के लोग भारत के लिए विधि का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से आप कह सकते एक मिनी पार्लियामेंट, एक जो है छोटा संसद यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। दूसरी बात है कि जो कंपनी के डायरेक्टर या निदेशक थे उनकी संख्या घटा करके 24 से 18 कर दिया गया, और ये भी कहा गया कि उसमें से 6 को जो है अपॉइंट करेगी ब्रिटेन की ताज के द्वारा उसमें से 6 का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और यह भी कह दिया गया कंपनी के शासन को कभी भी पूर्व की सूचना देकर समाप्त घोषित किया जा सकता है। सीधी बात है, कंपनी के लोग एक बहाने की तलाश में थे और बहाना उनको जल्द ही मिला। उस बहाने का नाम है 1857 की क्रांति। कल की क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में बातचीत करेंगे। देखो मैं बता दूं, आप लोग इसको पढ़ते रहो भी, मैं बाद में आपको PDF भी कर दूंगा, और अगर आप लोगों को बुक चाहिए होगी मेरी तो मैं आपको, आप अपना जो भी नए बच्चे हैं अगर मेरी बुक चाहिए होगी तो आप बता देना, उसके जो भी पैसे होंगे आपको उसको देना पड़ेगा, वो आप दे देना। मैं वहाँ से आपका जो है ये बुक यहाँ से पार्सल करके भिजवा दूँगा। ठीक है, आप अपना एड्रेस बता देना, आपके पास किताब पहुंच जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम लोग अब शाम को मिलेंगे और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। एक बार अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और एक बार मेरे साथ एक मंत्र का उच्चारण कर लें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्।